अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और देखते हैं कि ये क्या होती है। हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर मीन शदीद, बहुत ज़्यादा। सेंसिटिव। हाइपर सेंसिटिविटी एक्चुअली एक हमारी बॉडी की ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एग्जैजरेट कर जाता है, यानी कि उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्सेसिव हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा बढ़ जाता है अगेंस्ट अ सब्सटेंस दैट इज नॉर्मली हार्मलेस। उन सब्सटेंस के अगेंस्ट जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस नहीं होते, यानी कि वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, उन सब्सटेंस के अगेंस्ट हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एकदम से एग्जेजरेट कर जाता है, वो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो हमारी बॉडी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन होती है, वो हमारी बॉडी के लिए थ्रेटेबल सिचुएशन बन जाती है। अगर हम लोग नॉर्मल बात करें हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है या उसके डिज़ाइन की बात करें कि वो किस लिए डिज़ाइन हुआ, तो उसका काम होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजन, हार्मफुल इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, हेलमिंथिस, पैरासाइट्स, जो भी हमारी बॉडी के लिए डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं या जो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। लेकिन इन द केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के केस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट कर जाता है टू अ हार्मलेस सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो कि हार्मलेस होती हैं उनके अगेंस्ट बॉडी जो एकदम से इम्यून सिस्टम जो वो एक्टिवेट हो जाता है, उनके अगेंस्ट जो इम्यून सेल्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, वो सारी की सारी वर्किंग स्टार्ट कर देती है, हालांकि उनके काम करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो वो क्या हो जाती है, वो हमारी बॉडी के लिए थ्रेटिंग सिचुएशन बन जाती है। हाइपर सेंसिटिविटी की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको दो मेन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है अगेंस्ट हार्मलेस सब्सटेंस। ये हार्मलेस सब्सटेंस कौन से होते हैं इनको आगे डिस्कस करते हैं, तब आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो उनके अगेंस्ट जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसकी बेसिस पर हाइपर सेंसिटिविटी या तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होगी या फिर डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होगी। इमीडिएट मीन फौरन से। इस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं वो विद इन द सेकेंड टू मिनट्स हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही कम टाइम के अंदर फौरन से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं जब कभी डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, धुआं मट्टी वगैरह होता है, तो वहाँ पर हमें स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, आंखों से पानी आने लग जाता है, छींके बार बार आने लग जाती है। तो वो क्या होता है, इमीडिएट होता है, फ़ौरन से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अगर हम लोग स्मोक वगैरह में जाएं, जैसे कि लकड़ियों का धुआं जल रहा हो, जहाँ पर लकड़ियाँ जल रही हो वहाँ पर धुआं हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि फ़ौरन से स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, आंखों से पानी आने लग जाता है। तो वो क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। हार्मलेस होते हैं ना, उसमें सिर्फ हमारे कुछ बॉडी पार्ट के अंदर जो होता है वो सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं, पूरी की पूरी बॉडी उसमें इफेक्ट नहीं होती है। डिलेड टाइप की बात करें, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में जो सिम्टम्स की अपेयरेंस होती है उसमें टाइम लग जाता है, उसमें घंटों से दिनों का टाइम लग जाता है, कम से कम 24 घंटे का टाइम लगता है। इमीडिएट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे होता है, सेकंड्स के अंदर से बात स्टार्ट हो जाती है और 24 आवर्स तक जाती है। लेकिन डिलेड में क्या होता है, मिनिमम जो होता है वो 24 आवर्स लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 72 आवर्स लग जाते हैं, यानी कि 72 घंटे, 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है किसके सिम्टम्स को अपेयर होने के लिए। जैसे कि कुछ लोगों को मेटल से एलर्जी होती है, स्पेशली फीमेल्स को मेटल से एलर्जी होती है, वो कोई भी ज्वेलरी वगैरह पहन ले मेटल्स की, तो उनका वो जो पार्ट है जहाँ पर वो पहनी होती है वहां पर इचिंग स्टार्ट हो जाती है, वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं होती हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल अगर इयररिंग्स पहन ले तो पूरे के पूरे जो कान होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। तो वो जो सिम्टम्स शो होते हैं ना, फौरन से नहीं होते हैं। जैसे फौरन से इयररिंग पहन ली है, कानों में कुछ पहन लिया, तो वहां से फौरन से सिम्टम्स स्टार्ट नहीं होते। उसको सिम्टम्स को अपेयर होने में, ईचिंग होने में, रिंग्स वगैरह जहाँ पर पहनी है या पेंडेंट वगैरह जहाँ पर पहने हैं तो वहां पर ईचिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, घंटे लग जाते हैं, 3 से 4 घंटे। इसी तरह अगर कानों में पहने हैं तो कान स्वेल हो जाते हैं। तो वो होता है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आती है जो मेटल से एलर्जी होती है। हाइपर सेंसिटिविटी की एक और भी क्लासिफिकेशन की गई थी। पहले जो क्लासिफिकेशन हमने देखी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स की बेसिस पर हाइपर सेंसिटिविटी को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, एक थी डिलेड और एक थी इमीडिएट। इसके अलावा एक और भी क्लासिफिकेशन की गई है हाइपर सेंसिटिविटी की, और वो की है दो साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट जेल एंड कोब्स। उन्होंने
एक अपनी बुक पब्लिश की थी 1963 के अंदर, जहां पर उन्होंने डिस्क्राइब किया था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया था कि हाइपर सेंसिटिविटी को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म की बेस पर हाइपर सेंसिटिविटी 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड थी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। अब जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी थी वो थी IgE यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 की बात करें तो ये भी एंटीबॉडी डिपेंडेंट है यानी कि IgE मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी है। टाइप 3 की बात करें तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है। इसके अंदर भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगी। टाइप 4 की बात करें तो ये होती है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। कौन से सेल्स होंगे? डेफिनेटली टी सेल्स ही इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर एक बात देखिए, नोट करें, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये सारी एंटीबॉडीज डिपेंडेंट है। एंटीबॉडीज तो थ्रू आउट द लाइफ हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि एंटीबॉडीज जो होती है वो हमारी सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो अगर इनमें से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 की बात करें तो ये तीनों की तीनों इमीडिएट होती है, फौरन से रिएक्शन शो करती हैं। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी हमारी सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। टाइप 4 की बात करें तो ये सेल मीडिएटेड होते हैं, यानी कि टी सेल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। टी सेल्स की सारी टाइप्स इन्वॉल्व हो सकती हैं इसके अंदर, तो टी सेल्स को एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये जो सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आती है। पहली 3 इमीडिएट क्योंकि वो फौरन से रिएक्शन शो कर देंगी, जबकि सेल मीडिएटेड है टाइप 4 तो वहां पर टी सेल्स को एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, इसलिए ये किस में आएगी? ये डिलेड के अंदर आएगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि ये इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो विद इन द सेकेंड टू मिनट्स अपीयर होने लग जाते हैं। इसके लिए जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होती है IgE, यानी कि IgE एंटीबॉडीज़ का टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है, जो कि इन्वायरमेंटल एंटीजेंस को डील करने के लिए सिक्रेट होती है। जनरली दिस टाइप इज़ नॉट हार्मफुल। आमतौर पर ये जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ये हार्मफुल भी बन जाती है। इट्स डिपेंड्स ऑन द एंटीजन कि कौन सा एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। कुछ ऐसे हार्मलेस एंटीजन्स होते हैं जैसे कि पोलन ग्रेन्स, ड्रग्स, फूड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए थ्रेटेबल नहीं है। अब डस्ट पार्टिकल से किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? पोलन ग्रेन्स भी इस तरह तो नहीं है कि जो हमारी बॉडी के अंदर आए और कोई डिजीज़ वगैरह कॉज करे। उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी, आंखों से पानी आ जाएगा, इचिंग वगैरह हो सकती है, खारिश स्टार्ट हो सकती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? स्वेलन हो सकता है कोई भी पार्ट। तब तो ये हमारे लिए हार्मलेस है। लेकिन कुछ ऐसी एंटीजन्स होती हैं जिनकी रिएक्शन में है जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है वो हार्मफुल भी बन जाती है, जैसे कि वेनम्स, स्नेक बाइट का वेनम, उसके अलावा बी वेनम्स। तब क्या हो जाता है कि तब ये हमारी बॉडी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर देती है, थ्रेटेबल बन जाती है। अब टोटल पॉपुलेशन में से 20 to 30% जो पॉपुलेशन है, या 20 to 30% जो लोग होते हैं उनके अंदर टाइप 1 वो सेंसिटिव होते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, यानी कि उनके अंदर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है। और या इसके लिए एक और भी टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ एटॉपिक एलर्जी। एटॉपिक एलर्जी क्या होती है ये मैं इसको आपको नेक्स्ट बताती हूँ। एटॉपिक लोग या एटॉपिक एलर्जी वो टाइप की एलर्जी होती है जो कुछ % के अंदर प्रेजेंट होती है, सभी के अंदर नहीं होती है। जैसे कि अब कुछ लोगों को पीनट से यानी कि मूंगफली से एलर्जी होती है। हम हर किसी को मूंगफली से नहीं होती, मुझे नहीं होती, आपको नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें मूंगफली से एलर्जी होती है, तो उन्हें कहा जाता है एटॉपिक एलर्जी। उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है एटॉपिक एलर्जी, और उन पर्सनस के लिए टर्म यूज़ होती है एटॉपिक। कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है, यानी कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं मिल्क। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें डस्ट से एलर्जी होती है, फ़ौरन ही डस्ट में जाएंगे बहुत ही ज़्यादा। वैसे नॉर्मल लोगों को क्या होता है, हम जैसे लोगों को, मुझे, आपको
मुझे आपका नहीं पता, लेकिन अब मुझे अपना पता है कि ऐसे क्या हो सकता है कि डस्ट में जाएँ तो स्नीजिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा थ्रेटेबल नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही डस्ट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो होती है एटोपिक एलर्जी। सम इंडिविजुअल्स हैव मल्टीपल एंड स्वेयर एलर्जीज। कुछ लोगों के अंदर मल्टीपल और बहुत ज़्यादा स्वेयर एलर्जीज होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दिस इंडिविजुअल्स आर टर्म एटॉपिक। इस तरह के लोगों को कहा जाता है एटॉपिक। एक्चुअली एटॉपिक ऐसी टर्म्स हैं जिसके अंदर कुछ ही सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों के अंदर किसी स्पेसिफिक चीज़ को, किसी खास चीज़ को लेकर एलर्जी होती है। जैसे मैंने आपको पीनट की एग्जांपल दी, सब लोग मूंगफली खाएं तो उन्हें एलर्जी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मूंगफली से एलर्जी होती है। तो ये जो इस तरह के एटॉपिक लोग होते हैं, इन्हें इनके अंदर जो IgE की कंसंट्रेशन होती है वो नॉर्मल कंडीशन से हाई होती है। हमारे अंदर IgE की प्रोडक्शन होगी अगेंस्ट हेलमिंथिस, अगेंस्ट पैरासाइट, तो वो जो प्रोडक्शन होगी उसकी निस्बत इन एटॉपिक लोगों के अंदर IgE हाई लेवल में प्रोड्यूस होता है। अब हाइपर सेंसिटिविटी के लिए टाइप 1 के लिए जो एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके लिए टर्म यूज होती है एलर्जेंस, क्योंकि ये एलर्जी काउज करते हैं। कॉमन एलर्जिक रिएक्शंस जो कि हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आते हैं उसमें आता है हाई फीवर, एक्जिमा, एस्थमा, यूरिटिकेरियल, एनाफ्लेक्सिस और सम फूड एलर्जीज। ये सब के सब किसके अंदर आ जाती हैं? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आ जाती हैं। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी 1 के लिए, या फिर वो हमारे इम्यून सिस्टम के जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है एकदम से उसको एग्जैजुरेट कर देते हैं। कौन कौन से एंटीजन्स हैं? उसमें डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन्स आ जाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फूड पार्टिकल्स को। कुछ ऐसी फूड्स होती हैं जो कि कुछ इंडिविजुअल्स में, याद रखिएगा मैं कुछ इंडिविजुअल्स की बात कर रही हूँ, सभी की नहीं, सभी लोगों के अंदर नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए एटॉपिक की टर्म यूज होती है। एटॉपिक इंडिविजुअल्स, उसमें कुछ ऐसी फूड्स होती है जिनसे उन्हें एलर्जी हो जाती है, जैसे कि नट्स, मूंगफली वगैरह, पीनट आ जाती हैं, सोया, वीट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें गंदुम से एलर्जी होती है, इवन डेट के वो वीट की फील्ड्स के अंदर, ये गंदुम के खेत के अंदर या गंदुम के पास भी चले जाएं तो उन्हें स्नीजिंग, कफिंग, इस तरह की बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अलावा एनिमल सोर्स की बात करें तो एनिमल सोर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के वैनम्स आ जाते हैं, बी बाइट्स आ जाती है, शहद की मक्खियाँ जो काटती हैं उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कैट्स हेयर्स, जो बिल्ली के बाल होते हैं, रेड डेंडर, ये एनिमल सोर्स के अंदर आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल सोर्सेज की बात करें तो डस्ट पार्टिकल्स, पोलन, डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज हैं उनके जो पोलन्स होते हैं उनसे एलर्जी हो जाती है, मोल्ड्स वगैरह से हो जाती है। ड्रग एलर्जी की बात करें तो बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे कि पेनिसिलिन, उससे भी एलर्जिक रिएक्शन इंड्यूस हो जाते हैं। जैसे ही कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो उसको एंटीबायोटिक्स को लेते हैं, यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जो जिस मसले के लिए लेते हैं वो तो हल हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एलर्जिक रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटीजेंस एंड एलर्जेंस? क्या डिफरेंस होता है एलर्जेंस का? इसके कुछ पॉइंट्स हैं। एक्चुअली एंटीजेंस जो होते हैं वो उसकी नेचर कुछ भी हो सकती है, लिपिड्स भी हो सकती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा हमने हमारी एक वीडियो के अंदर जहाँ पर हमने एंटीजेंस को डिस्कस किया था तो वहाँ पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था जो एंटीजेंस होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। उसके अलावा जो जितना कॉम्प्लेक्स होगा एंटीजन वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजन होगा। ठीक है, हमने ये बात की थी। अगर इसके कंपैरिजन में बात करें, और ज़्यादातर जो एंटीजेंस होते हैं वो लिविंग कंडीशंस के अंदर होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, पैथोजेंस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? लिविंग कंडीशंस के अंदर होते हैं। लेकिन जो एलर्जेंस होते हैं वो लिविंग कंडीशंस में नहीं होते, वो ज़्यादातर नॉन पैरासाइटिक होते हैं। ठीक है, और उनकी नेचर ज़्यादातर जो एलर्जेंस होते हैं उनकी नेचर जो होती है वो प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती है वो बनती है IgE। अब यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं IgE से रिलेटेड, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन E की कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। वो ये है कि हमारे पास, हमने जहाँ इम्यूनोग्लोबुलिन E डिस्कस किया था तो वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि IgE एक ऐसी एंटीबॉडी है जिसकी कंसंट्रेशन हमारे अंदर, लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा कम होती है।
सबसे ज़्यादा कम होती है, उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो भी सबसे ज़्यादा कम होती है, 2 to 3 डेज होती है। और ये किसके अगेंस्ट डेवलप होती है? आईजीई ज़्यादातर ये जब भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, किसी भी पैरासाइट की बॉडी के अंदर एंट्री होती है, तो उसके अगेंस्ट ये प्रोड्यूस होती है। कंसंट्रेशन सबसे लो लेवल की कंसंट्रेशन होती है, हाफ लाइफ भी इसकी कम होती है। लेकिन जो एटॉपिक पर्सन होते हैं उनके अंदर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। और उसके साथ साथ ये क्या होता है, जब आईजीई के जो रिसेप्टर्स होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, हमने डिस्कस किया था कि एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी में एक रीजन होता है एफसी रीजन, जो कि जाके बाइंड करता है डिफरेंट सेल्स के ऊपर। एफसीआर के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आईजीई के केस में कौन सा रिसेप्टर होगा? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मीन ई। R1, FC एप्सिलॉन R1 के रिसेप्टर्स कुछ सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मास्ट सेल और बेसोफिल सेल। मास्ट सेल और बेसोफिल्स के ऊपर ये जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ आईजीई जाके बाइंड करती है। अब जैसे ही इनके साथ आईजीई जाके बाइंड करती है, तो उसकी बाइंडिंग से ये जो यूनियन होती है एफसीआर की विद आईजीई, यहाँ से क्या होता है कि जो इसकी लाइफ, जो हाफ लाइफ होती है, इसका जो लाइफ होती है आईजीई की, वो इंक्रीज हो जाती है और वो अप टू वीक्स तक चली जाती है, 3 वीक्स से लेकर 6 वीक तक। यानी कि इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, बढ़ जाती है। नॉर्मली जब ये सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होती है आईजी, तब इनकी हाफ लाइफ जो होती है सीरम के अंदर वो 2 से 3 दिन की होती है। 2 से 3 दिन तक ही ये रहती हैं, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ये बॉडी से इन्हें लेमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आईजीई जाके एफसीआर के साथ बाइंड करेगी मास्ट सेल या बेसोफिल सेल्स के ऊपर, जो कि ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, दोनों ही मास्ट सेल्स भी बेसोफिल्स भी ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ जाके बाइंड करती है, तो इनकी लाइफ जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। वो कहाँ तक इंक्रीज करती है? 3 वीक्स से लेकर 6 वीक्स तक ये होती है, इनकी हाफ लाइफ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और यही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। किस तरह से करती है, चलें डिस्कस करते हैं अब इसको। अब समझते हैं कि एक्चुअली हाइपर सेंसिटिविटी 1 का मैकेनिज्म क्या होता है, कि किस तरह से ये काम करती है और किस तरह से ये बॉडी के लिए थ्रेटेबल होती है। कोई भी एलर्जन एंटर हुआ है बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के जो इनेट इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मैक्रोफॉज और डेंड्राइटिक सेल्स, उन्होंने क्या किया, उस एलर्जन को रिकग्नाइज कर लिया, रिकग्नाइज किया, उसकी प्रोसेसिंग की, प्रेजेंटेशन की, यानी कि उसको ब्रेक डाउन किया, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उसको MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ये जो प्रेजेंटेशन है इसको रिकग्नाइज किया टी लिम्फोसाइट्स ने, टी लिम्फोसाइट्स ने रिकग्नाइज किया, तो तब क्या हुआ, टी लिम्फोसाइट्स की डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगी। टी लिम्फोसाइट्स ने डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हुई, यहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली टी सेल्स की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो या तो TH1 में होती है या फिर TH17 में होती है। लेकिन इन द केस ऑफ एटॉपिक इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल जिनके अंदर एलर्जी होती है, एलर्जन से उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो एटॉपिक इंडिविजुअल होते हैं। उसमें क्या होता है कि टी सेल्स की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो TH2 सेल्स में हो जाती है। सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि डिफ्रेंशिएशन जो हुई वो TH2 सेल्स के अंदर हो गई, बजाय इसके कि TH1 या TH17 में होनी चाहिए थी। उसके बाद क्या हुआ, TH2 सेल्स हैं, ये इंटरल्यूकन्स को सिक्रिएट करती हैं, किस टाइप के, IL4, IL5 और IL13, ये 3 को करती हैं। लेकिन यहाँ पर TH2 सेल्स क्या करेंगे, ये सिक्रिएट करेंगे एटॉपिक इंडिविजुअल्स के अंदर IL4 को। IL4 को इन्होंने क्या किया, IL4 को सिक्रिएट कर दिया। IL4 क्या करेंगे, बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, बी सेल्स की प्रोडक्शन, वो बी सेल्स जो है डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। ठीक है, अब प्लाज्मा सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हुए, यहाँ पर जो ट्रिगर मिला था वो IL4 के थ्रू मिला था। IL4 का मतलब है कि बी सेल्स ने जो प्रोडक्शन करनी है वो IgE की करनी है, क्योंकि IL4 जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, IgE के लिए। अब हम लोगों ने बात की थी कि जब भी बी सेल्स किसी भी टाइप की एंटीबॉडी बनाते हैं तो वो सबसे पहले IgM को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बनी कौन सी, IgE। यहाँ पर सेकेंड प्रॉब्लम आ गई कि IgE बनी है। ये जो एलर्जेंस हैं ये नॉन पैरासाइटिक होते हैं, जबकि IgE की प्रोडक्शन जो होती है वो पैरासाइट्स के अगेंस्ट होती है। ठीक है,
अब ये जो एलर्जेंस हैं इनकी जो एंट्री होती है वो ज़्यादातर कहाँ से, किन वे से हो रही होती है, हमारी वो पाथवे जो कि बॉडी से यानी कि जो कि इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेशन में होते हैं, जैसे कि माउथ और नोजल चैम्बर। अब माउथ हो या नोजल चैम्बर हो, यहाँ पर म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है, म्यूकस सरफेस प्रेजेंट होती है, और म्यूकस सरफेस के अंदर प्रेजेंट होती है तो म्यूकस के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए, वहाँ पर IgA होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्शन होनी चाहिए थी वो IgA की होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि IgE की प्रोडक्शन हो। प्रॉब्लम यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर प्रोडक्शन हुई है IgE की। अब क्वेश्चन ये है कि चलो IgE की प्रोडक्शन हो गई, ठीक है, उसका काम भी है एलर्जेंस के साथ डील करना। अब ऐसा नहीं कि IgE एलर्जेंस को डील नहीं करेगा, वो जाके बाइंड करेगा, लेमिनेट करेगा बॉडी में से, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम होगी। अब IgE के जो रिसेप्टर्स होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं मास्ट सेल और बेसोफिल्स की सरफेस के ऊपर। IgE की हमने बात की थी, एटॉपिक इंडिविजुअल के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में IgE प्रोडक्शन होती है। यहाँ पर कुछ IgE हैं, उन्होंने तो एलर्जन के साथ डील कर लिया, ठीक है, उनकी डील हो गई, लाइसोसोम में जाके लाइसिस हो जाएंगे, सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा। अब कुछ IgE जो हैं वो हमारे टिश्यूज़ के अंदर जाके मास्ट सेल और बेसोफिल्स जो प्रेजेंट हैं उनके साथ, उनकी सरफेस के ऊपर जो IgE रिसेप्टर प्रेजेंट है उनके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे, उनके साथ जाके बाइंड हो जाए। अब जब सेकंड टाइम एलर्जन की एंट्री होगी तो एलर्जन के साथ वो क्या आएंगे, एलर्जन जो है वो IgE के साथ जाके बाइंड करेंगे, वहाँ पर क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। अब जैसे ही बाइंडिंग होगी वहाँ से क्या होगा, मास्ट सेल और बेसोफिल्स की डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मास्ट सेल और बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट है, इनके अंदर ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर इनकी डीग्रेनुलेशन स्टार्ट होगी तो किस तरह के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, हिस्टामिन, हेपरिन, सेरोटोनिन, लिकोट्रीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रोटीएज एंजाइम्स भी रिलीज होंगे। अब ये जो हिस्टामिन है, हेपरिन हो गए हैं, इनके अंदर इतनी एक्टिविटी नहीं होती, यानी कि इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये डायरेक्टली किसी भी एंटीजन को या एलर्जन को बॉडी से एलिमिनेट कर सके। वो तो सिर्फ NK सेल या साइटोटॉक्सिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि NK सेल्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हेपरिन सॉरी जो NK सेल्स के अंदर परफोरिन प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो डायरेक्टली किसी भी एंटीजन को किल कर सकें। लेकिन हिस्टामिन और लिकोट्रीन और ये जो सेरोटोनिन होते हैं, हेपरिन, इनके अंदर तो इतनी एबिलिटी नहीं होती है किसी भी तरह के जो एलर्जेंस है, ये एंटीजन है, उनको डायरेक्टली डील कर सके, उन्हें डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक कर सके, उन्हें एलिमिनेट कर सके बॉडी के। इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, बल्कि ये क्या करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये इसके साथ साथ और बॉडी के जो ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं, ये कुछ और तरह की बॉडी के अंदर मैकेनिज्म को ऑन कर देते हैं। जैसे कि हिस्टामिन की बात करें तो ये वेस्कुलर परमेबिलिटी, उसके अलावा स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेरोटोनिन का भी यही काम होता है। इसके अलावा ये वेजोडाइलेशन करते हैं। अब वेजोडाइलेशन होगी, वेजोडाइलेशन मीन कि वहाँ पर उस पार्ट में ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। वेजोडाइलेशन जो होती है, वेजोडाइलेशन मीन कि जितनी ब्लड वेसल्स हैं उनका डायमीटर जो होता है वह इन्हेंस हो जाता है, उनका डायमीटर इन्हेंस हो जाता है। उसके साथ साथ ही क्या होगी कि ब्लड प्रेशर जो है वो भी रिड्यूस कर जाता है। ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो गया, ब्लड प्रेशर के रिड्यूस होने से एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर, ब्लड की न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है उसमें रुकावट आ जाती है। एक पार्ट, एक टिश्यू या एक ऑर्गन में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वहाँ पर ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो डिक्रीज़ कर जाए, या फिर पूरी की पूरी बॉडी के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स में भी हो सकता है। अगर मल्टीपल ऑर्गन पूरी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा, डेथ काउज हो जाएगी। उसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स रिलीज होते हैं, इन्हें कहा जाता है प्राइमरी मेडिएटर्स, यानी कि ECFA, NCFA। ये क्या करेंगे, ये इओसिनोफिल कीमोटैक्सिस होते हैं, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस होते हैं। ये इओसिनोफिल को, न्यूट्रोफिल्स को उस पॉइंट के अंदर, उस जगह के अंदर रिक्रूट करेंगे। ये सारे के सारे जो इम्यून सेल्स हैं वहाँ पर आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा प्रोटीएज
इंजाइम्स भी रिलीज होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रेशन कनेक्टिव टिश्यू को डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि उसकी डिग्रेडेशन की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोटीएज ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स और भी दूसरे सेल्स आने लग गए। तो इस तरह से क्या होता है, इम्यून जो सिस्टम होता है वो पूरे का पूरा एक्टिवेट हो जाता है, इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं, हालांकि वहाँ पर एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। उसके अलावा स्कैंडी मेडिएटर्स जैसे कि लिकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडियंस, ये सारे के सारे उस जगह पर पहुंचने लग जाते हैं। उसके साथ साथ एडिमा हो जाता है, रेडनेस, ईचिंग, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं और बॉडी के अंदर एक अजीब सा व्हील एंड फ्लेयर कंडीशन जनरेट हो जाती है, जिससे कुछ ऐसे सेल्स भी आ जाते हैं जो कि हमारे एनके सेल्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं, होते नहीं है, हो सकते हैं, जो कि डायरेक्टली उस सेल के ऊपर, उस ऑर्गन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थ्रेटेबल कंडीशन होती है। सो इन शॉर्ट के एलर्जेंस के रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स और टिश्यू लेवल्स पर जो प्रॉब्लम्स होती है वो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स से रिलीज होने वाले कंटेंट से, रिलीज होने वाले हिस्टामिन, सेरोटोनिन, इन प्रोटीज एंजाइम, इनकी वजह से होती है। और ये किस वजह से होती है, ये आईजीई की प्रोडक्शन की वजह से होती है। ये सबके अंदर ऐसा केस नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एटॉपिक पर्सनस के अंदर होता है। एटॉपिक पर्सनस के अंदर, इन इंडिविजुअल्स के अंदर क्यों होता है, क्योंकि एटॉपिक इंडिविजुअल्स आर इनकेपेबल फॉर द सप्रेशन ऑफ आईजीई प्रोडक्शन। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सबसे पहले जो होता है टी सेल्स की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो TH2 सेल्स में हो जाती है, फिर TH2 सेल जो वह IL4 को सिक्रिएट करते हैं, IL4 है तो उसने क्या होना है, IgE की प्रोडक्शन हो जाती है और वहाँ से ये सारे का सारा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, जबकि नॉर्मल केसेस में नहीं होता, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में नहीं होता। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में सबसे पहले IgM बनती है, अगर IgA की ज़रूरत है तो IgA बनेगी, IgG की ज़रूरत है तो IgG बनेगी, IgM और IgG बनेंगे तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होगी तो वहीं से ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उसको वैसे ही चीज़ों का लेमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पर होता है, ये एटॉपिक इंडिविजुअल्स के अंदर होता है, ये सभी इंडिविजुअल्स के अंदर नहीं होता। और ये थी हमने आज के इस वीडियो के अंदर टाइप 1 को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग बाकी जो टाइप्स रहेगी उनके अंदर उनको कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।